रिवाइज हो गया? जल्दी करो। जल्दी करेंगे बेटा। हाँ, हो गया रिवाइज? रिवाइज हो गया सबका? जल्दी। चलिए जल्दी करेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और फोटो सिस्टम को रेडॉक्स स्केल पे प्लॉट करना जेड स्कीम होता है। ठीक है? किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी इसकी घर पे? नहीं? चलिए, कौन बताएगा इलेक्ट्रॉन कैरियर? हाँ भाई, तू ही बता। हाँ हाँ, PS2 PS1 के बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर। हाँ, प्लास्टोक्यूनॉन। हाँ, और प्लास्टो साइनिन। PS2 PS2 PS1 PS1 उस। हाँ हाँ हाँ। NADP कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए NADP प्लस को NADPH बनाने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, बैठ जा। पानी कौन तोड़ता? डालो बेटा, कोई बात नहीं। पानी कौन तोड़ता है? PS2 PS1 है? पानी तोड़ता है PS2। ठीक है। साइक्लिक नॉन साइक्लिक में डिफरेंस बता भाई। तो नहीं नहीं वो, हाँ, साइक्लिक नॉन साइक्लिक में डिफरेंस बता। ठीक है ठीक है। अच्छा, साइक्लिक नॉन साइक्लिक में डिफरेंस पूछ रहा हूं मैं। साइक्लिक में PS1 होता है, नॉन साइक्लिक में दोनों होते हैं। पहला तो ये हो गया। और डिफरेंस? लोकेशन साइक्लिक की कहां होती है? स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। और ग्रेनल में भी होती है साइक्लिक, जब मोर देन 680 आएगी।
स्ट्रोमल लैमिली में साइक्लिक होता है, ग्रेनुल में नहीं होता। होता तो है जब मोर देन 680 आएगी। ठीक है, और क्या डिफरेंस है बेट साइक्लिक नॉन साइक्लिक में, बता। हाँ, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस पूछ रहा हूं। हाँ ठीक है, ठीक है, आगे। हाँ, हाँ, और किसमें नहीं बनता, उधर किधर, साइक्लिक में। और पानी टूटने का डिफरेंस नहीं है। कहाँ बोला तूने, बोला उधर टूटता है, बैठ जा। क्लियर क्लियर पढ़ना उसे। और कुछ क्या हो बेटा, बैठ जा बैठ जा, टाइम से आया करो तुम लोग। और कोई बताना चाहेगा? हाँ बता, तू बता। सबसे पहले प्रोडक्ट बताओ साइक्लिक के। एटीपी। और नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन। साइक्लिक की लोकेशन। और ग्रेनल थाइलाकॉइड किस कंडीशन में? मोर देन 680। और कहां होगी? स्ट्रोमल लैमिली में। नॉन साइक्लिक ग्रेनल थाइलाकॉइड पे लेस देन 680। ठीक है, बैठ जाओ। तुम लोग एक बार में याद नहीं होता तुम लोग को, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, भूल जाते हो एक ही बार में। लेट क्यों आ रहे तुम लोग? बैठो बैठो, लेट आ रहे हैं आधा आधा घंटा है। वीटी सर की आज थोड़ी होती है क्लास। अच्छा भाई, वो चेंजेस होने के चांसेस है, जेई में बदल दिया है, नीट में भी वो शायद ऑप्शन हटा देगा, बहुत हाई चांसेस है। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है 10 रह जाएं, और 10 के 10 कंपलसरी, मतलब वापसी 180 क्वेश्चन, 3 घंटे का टाइम। ऐसे बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि जेई में से उसने वो हटा दिए जो थे ना ऑप्शन। हाँ, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है। हाँ, तुम्हें थोड़ी फर्क पड़ता है, तुम्हें तो वैसे भी 150 ही आते हैं उसमें से। फर्क तो उसको पड़ना चाहिए जिसको 200 आते हैं और 3 घंटे का टाइम कम पड़ता है ना। तुम तो 1.5 घंटे में पेपर हो जाता है, बाकी तुम इधर उधर देखते हो किसको क्या आ रहा है, कौन ओएमआर भर रहा है। हाँ, तो तुमको तो वैसे भी 3 घंटे 20 मिनट ज्यादा था। नहीं है, नहीं। फिजिक्स बन नहीं रही होती है, बायो में डाउट जा रहा होता है, और केमिस्ट्री में सारे ऑप्शन सही लग रहे होते हैं। नहीं है। हाँ, चलें, बंद करना है? पर ये जला क्यों है यहां से? ये इससे बंद हो गया? ठीक है, चालू कर रहे हैं बेटा। हेडिंग डालो, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं, जल्दी 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 हेडिंग डालो। तुझे भी कहीं और बिठाऊं कि पढ़ेगा चुपचाप? हाँ, जल्दी। अरे यहाँ पंखा नहीं है, फिर भी टांग दूंगा तुझे मैं ऊपर, ध्यान रखियो, फर्जी बातें नहीं। हाँ, जेड स्कीम क्या होता है? उतना ही, और क्या है? नॉन साइक्लिक को कहते हैं। हेडिंग डालो, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं, सुन लो ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या है, पहले सुनेंगे सारे बच्चे, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे, ध्यान सुनेंगे।
सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, फिर उसके हिसाब से हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। बोर्ड पे ध्यान रखो, सुनो 2 मिनट, ताकि चीजें आसानी से समझ आए और हम आगे कर सके। कल क्लास शायद ना हो, कल मैं आज ही लौट जाऊंगा, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, यहाँ पे टाइम नहीं लग रहा है। मंजिल बैच के लिए मुझे पूरा एक दिन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तब जाके वो एक लेक्चर रिकॉर्ड होता है। ठीक है नेक्स्ट वीक आ ही रहा हूँ मैं, मंडे नहीं आऊंगा मैं, ट्यूसडे आऊंगा मतलब। तो आपकी मेरी सैटरडे और मंडे 2 दिन शायद क्लास ना हो, उसके बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इवन शायद संडे को भी क्लास होगी, क्योंकि संडे टेस्ट नहीं है आपका। इस संडे है ना, इस संडे है ना, इसके अगले वाले में तो नहीं है। ठीक है, तो उस वाले वीक में उसमें भी रखेंगे संडे। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर दिवाली 21 की या 30 है ना, इसमें 31 है ना, तो 30 की मान लो छुट्टी होगी, तो 29 तक शायद चल लेता होगा आपका, तो जब तक भी चलेगा है बेटा। वो चला ही नहीं पाएंगे जी, कितनी कोशिश करें। ये टिकट कराए बैठे होंगे कुछ मक्कार, है ना। एमडी सर नहीं आएंगे अभी दिवाली से पहले, चांसेस हैं। नहीं होगा तो मैं यार, क्योंकि उनको डॉक्टर ने क्लियर बोला है कि आपको हाथ नीचे रखते ही सूजन हो रही है उनके हाथ में। क्या हो गया, क्या प्लास्टर चढ़ा हुआ है क्या रहे? ठीक है, सही है। यहां से यहां तक उसने काटा हुआ डॉक्टर ने 30 को। हाँ, तो मैं जो आऊंगा ट्यूसडे से लेके वेडनेसडे तक लगाता रहूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो चांसेस हैं ये भी खत्म हो रहा होगा। इसको तो आज अभी डार्क रिएक्शन पे ले जाएंगे वहां तक, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, रेस्पिरेशन जरूर खत्म हो जाएगा। है बेटा, मैं टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत। मैंने ये नहीं बोला आज खत्म हो जाएगा, पहले सुना कर पूरे ध्यान से। ठीक है, पढ़ाई करो ध्यान से। सुनो अब सारे बच्चे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पहले सुनो सब लोग। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ रहे हैं। थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, समझ लो पहले ध्यान से। सबसे पहले आप यही बताओ मुझे कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक में हमने नॉन साइक्लिक में हमने 3 प्रोडक्ट पढ़े थे। एक पढ़ा था एटीपी, एक एनएडीपीएच और ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट थे, एटीपी, एनएडीपीएच और ऑक्सीजन, 3 प्रोडक्ट थे। ठीक है, अब हमने ये देखा यहाँ पर कि साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक हो, उसमें एटीपी कॉमन प्रोडक्ट है। हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जो हाइपोथेसिस क्या है, ये बताती है कि किस तरीके से एटीपी सिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। सबसे पहला पॉइंट ये समझो, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ये बताती है कि किस तरीके से एटीपी सिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में। जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बीच में जो एटीपी देखी है ना, वो एक्चुअल में बनती कैसी है, वो हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये हाइपोथेसिस क्या है, इसके नाम को थोड़ा पकड़ते हैं। केमी का मतलब होता है केमिकल, ऑस्मोसिस शब्द का मतलब होता है पानी को लेके लिखते हैं, पर हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि यहां पानी मूव नहीं कर रहा है, मेम्ब्रेन के आर पार कोई केमिकल, कोई आयन, कोई चीज मूव कर रही है, उसकी वजह से हम एटीपी बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है पहले बताते हैं। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है कि एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। ये वाली बात समझ में आ रही है? उससे पहले हम कुछ बेसिक सी बातें समझते हैं। एटीपी सिंथेसिस गैस में हम कौन सा रिएक्शन कराते हैं, एटीपी सिंथेसिस में हम कौन से रिएक्शन कराते हैं जरा बताते हैं। हमारे पास एडीपी एक कंपाउंड होता है, उस पर हम पीआई, पीआई शब्द का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखो अगर मेरी बात समझो, डीएनए जो है उसमें भी फॉस्फेट है ना, वो ऑर्गेनिक है, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जो आपके ये होते हैं एनएडीपी, इसमें भी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अगर अलग से फॉस्फेट हो, सेपरेट हो बिल्कुल, है ना, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, उसे हम इनऑर्गेनिक, टीआई मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, उससे मेरे पास क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। क्या बन जाता है, एटीपी। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, फॉस्फोराइलेशन। यस, फॉस्फोराइलेशन वर्ड यूज करते हैं। नेचर में हमारे पास, ध्यान सुनना, नेचर में पूरी सबकी बात कर रहा हूं, इन इन ऑल टाइप ऑफ सेल हमारे पास 3 तरीके से एटीपी बन सकती है। हमारे पास 3 मेथड है एटीपी बनने के, सारे सेल्स ले लो जहां भी पॉसिबल है। एटीपी सिंथेसिस के सिर्फ 3 मेथड हमारे पास प्रेजेंट है सारे तरह के सेल में। ठीक है, उसमें सबसे पहला तरीका है, उसे एसएलपी कहते हैं। एसएलपी की फुल फॉर्म होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं।
ये क्या होता है एग्जैक्टली exactly? एक हाई एनर्जी कंपाउंड, जैसे मान लो पीपी है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये हम किस में देख रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस में देख रहे हैं। तो ये फॉस्फो मतलब फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इनॉल ग्रुप है कोई, पायरुवेट, ठीक है। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट नामक एक ग्रुप है। अब इस पीपी को जब मैं पायरुवेट में कन्वर्ट करता हूं, दोनों में फर्क क्या है कि ये कंपाउंड की लो एनर्जी है, ये कंपाउंड की क्या है, लो एनर्जी, और इसकी हाई एनर्जी है। तो हम इस चीज को बोल सकते हैं कि किसी हाई एनर्जी वाले को अगर लो एनर्जी में कन्वर्ट करें तो उसकी ऊर्जा से हमारे पास एटीपी बना सकते हैं। तो एडीपी प्लस पी प्लस फॉस्फेट यहां से भी आ सकता है, या वैसे जोड़ दो, आप क्या बना सकते हो, एटीपी बना सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हुआ, जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हो तो उसमें काफी सारे स्टेप होते हैं, जब आप क्रैब साइकिल पढ़ते हो तो उसमें काफी सारे स्टेप होते हैं। कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जिसमें एक हाई एनर्जी कंपाउंड लो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है जिसकी एनर्जी कम है। तो सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और हाई एनर्जी से लो एनर्जी कंपाउंड बन रहा है, उसकी ऊर्जा से एटीपी बनाने को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये सिंपल सा समझो। ये क्या होगा, एक रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन की ऊर्जा से एटीपी बन जाएगी। केमिस्ट्री की भाषा में हम ये बोलेंगे कि पीपी और से पायरुवेट बनने का डेल्टा जी हाईली नेगेटिव है। हाईली नेगेटिव का मतलब बहुत ज्यादा फिजिबल है। आपको पता है डेल्टा जी कुछ होता है ना, डेल्टा जी सुना हुआ है आपने, ठीक है। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना रिएक्शन चलता है, ठीक है। तो डेल्टा जी नाम की चीज क्या होती है बेटा, डेल्टा जी एक वैल्यू होती है, वो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना रिएक्शन चलता है। तो इसका, इस वाले रिएक्शन का डेल्टा जी इतना नेगेटिव में है कि वो एटीपी बनवा देता है। क्योंकि एटीपी, सुनना ध्यान से, एटीपी बनने के लिए ऊर्जा चाहिए। एटीपी बनने के लिए क्या चाहिए बेटा, ऊर्जा चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया, हमने पढ़ाया कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। एक हाई एनर्जी कंपाउंड अगर लो एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो उस रिएक्शन में एटीपी बनती है। और ये हमारे पास कहां कहां मिलती है एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल में कहां मिलती है, ग्लाइकोलिसिस में ऐसा हो जाता है, और कहां हो जाता है, क्रैब साइकिल में। तो किसी रिएक्शन में, मेरी बात समझो सिंपल भाषा में, किसी रिएक्शन में डायरेक्ट एटीपी बनने को हम क्या बोल देते हैं बेटा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। समझ में आया है, बोलो, ये समझ में आया। मतलब एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, हाई एनर्जी थी सबस्ट्रेट की, एनर्जी प्रोडक्ट की क्या ही लो, तो जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी से मैंने बॉन्ड जोड़ दिया और एटीपी बना दिया, ठीक है। उसके बाद दो तरीके और होते हैं, एक को कहते हैं पीपी और एक को कहते हैं ओपी। पीपी का मतलब होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, यस। फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां होता है, माइट क्लोरोप्लास्ट में। कहां होगा, क्लोरोप्लास्ट में। और इसमें किसकी एनर्जी काम करेगी, एनर्जी ऑफ सनलाइट काम करती है। इसमें कैसे होगा अभी समझा रहा हूं, ठीक है। एक होता है ओपी, ओपी को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सर ये भारी भारी शब्द है, पहले समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फोटो फॉस्फोराइलेशन सब तो समझते हो, ठीक है, यस। और ऑक्सीडेटिव का मतलब ऑक्सीडेशन हो रही होगी, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, यस। ये कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए हमारे पास केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस काम करती है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किस तरह की एटीपी के लिए काम करती है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, किस तरह की एटीपी के लिए काम करती है, वो काम करती है किसके लिए, पीपी और ओपी के लिए। पीपी ओपी क्या है उसकी डिटेल हम समझेंगे, पर मैं आपको टॉपिक क्या समझाने जा रहा हूं, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। आपको क्या ध्यान रखना है, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये एक्सप्लेन कर रहा है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन जो एटीपी बन रही है क्लोरोप्लास्ट में कैसे बन रही है, पहला पॉइंट। ये एटीपी इसी प्रकार की जो इसमें बन रही है, ऐसी ही एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनती है। उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन।
तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉमन चीज दिखेगी। वो कॉमन चीज क्या है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं, कोई लिखेगा नहीं, अगर मैंने ये बना दिया आपके पास, ये क्या नाम है आपके पास, ये क्लोरोप्लास्ट बना दिया, ध्यान देंगे बेटा, ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बना दिया, ठीक है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, कोई डाउट नहीं। ये इसका थाइलाकॉइड है, ध्यान से देखेंगे, ये थाइलाकॉइड है ग्रेनल। इस ग्रेनल थाइलाकॉइड पे मैंने ये PS2 लगा रखा है और यहां पर क्या लगा रखा है, PS1 लगा रखा है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही है, ठीक है। इस जगह को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा, सही है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही मैंने बना रखा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास, ये माइटोकॉन्ड्रिया बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन है, ये इसको इनर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इनर मेम्ब्रेन। यहां तक समझ में आ रही है सबको। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको समझना। हमने यहां पर क्या लिखा है, हमने बोला है कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये दो तरह की एटीपी सिंथेसिस एक्सप्लेन करता है। एटीपी सिंथेसिस के लिए वर्ड है, बोर्ड पे फोकस रखें। एटीपी सिंथेसिस के लिए वर्ड होता है फॉस्फोराइलेशन। अगर डायरेक्ट किसी रिएक्शन में बनती है तो उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एक होती है फोटो और एक होती है ऑक्सीडेटिव। ये दोनों हमारे पास कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में। और ये कैसे होती है थोड़ा समझते हैं। ये एटीपी सिंथेसिस ऐसे होती है कि हमारे पास यहां पर प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, यहां पर प्रोटॉन ज्यादा है, यहां प्रोटॉन कम है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं, यहां पीएच लो होगी, इसके कंपैरिजन में यहां हाई होगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या किया, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटॉन इकट्ठा कर दिया। यस, मैंने क्या कर दिया, प्रोटॉन इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब यहां मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटॉन इकट्ठा किया है और यहां आउटर और इनर के बीच में प्रोटॉन इकट्ठा किया है। समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या होता है कि इस मेम्ब्रेन पर हमारे पास एक चैनल लगता है, उस चैनल का नाम है F0। चैनल का क्या नाम है, F0। ऐसे ही यहां पर हमने चैनल लगा दिया, उस चैनल का नाम है F0। यस, क्या नाम है, F0। अब इस चैनल के बाद हमने यहां पर एक हेड लगा दिया, इसको F1 बोला, इसको F0 बोला। यस, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहां पर हेड लगा दिया, इसको F1 बोला और इस चैनल को क्या बोला, F0। आपने पढ़ा है चैनल वो होते हैं जिसमें से कोई चीज जा सकती है और वो पोलर होती है, नॉन पोलर, पोलर होती है, सही है। पोलर जिस पे चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज है, पोलर चीज है, मेम्ब्रेन के आर पर डायरेक्ट नहीं जाएगा। तो प्रोटॉन जो होता है वो इसमें से ऐसे जाता है और ये हेड घूम जाता है, हेड घूम जाता है कौन सा, F1, और एटीपी बन जाती है। सेम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से जब ये प्रोटॉन जाता है तो ये हेड घूम जाता है और इस जगह पर कहां पर, मैट्रिक्स में मेरे पास क्या बन जाती है, एटीपी बन जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखो, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में आपको कॉमन चीज दिख रही है। कॉमन चीज क्या दिख रही है कि किसी मेम्ब्रेन के बीच में हमने प्रोटॉन इकट्ठा कर लिया और जब वो प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहा है, उस ऊर्जा से हमने एटीपी सिंथेसिस करी है। ये बात समझ में आ रही है, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। मैंने क्या किया है, प्रोटॉन को इकट्ठा कर लिया है कहां पर, मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन को इकट्ठा कर लिया। जब प्रोटॉन को मैंने मेम्ब्रेन के अंदर इकट्ठा कर लिया है तो हाई कंसंट्रेशन से जब वो लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो एटीपी सिंथेसिस हो रही है। मेरी बात समझ में आ गई। तो इधर हाई कंसंट्रेशन है, इधर लो कंसंट्रेशन है, इधर हाई कंसंट्रेशन है, इधर लो कंसंट्रेशन है। जब प्रोटॉन जा रहा है तो एटीपी सिंथेसिस हो रही है, ठीक है, क्लियर है। इसी को हम केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कह रहे हैं, जो एक्सप्लेन करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एटीपी सिंथेसिस हो रही है। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, स्लाइड देखेंगे फिर मैं आपको समझा रहा हूं। हम ये पढ़ रहे हैं टॉपिक कि एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है नेचर में। सारे सेल ले लो तो सारी सेल्स की बात करते हैं। एटीपी बनने के सिर्फ 3 तरीके हैं। एक है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसका अर्थ हुआ कि कोई हाई एनर्जी कंपाउंड जब लो में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को पकड़ के डायरेक्ट एटीपी बना देते हैं।
दूसरा है हमारे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये दोनों क्या फॉलो करते हैं? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। किसके अकॉर्डिंग एटीपी बन रही है इसमें? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एटीपी सिंथेसिस होती है इन दोनों में। कैसे होती है जरा समझते हैं। अब केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या कहती है इस स्लाइड पे अभी हम लिखेंगे। सिंपल भाषा में आप ये समझो कि जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जब बांध के बीच में बिजली बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमेशा याद रखना, प्लेन में बांध नहीं बनता। प्लेन मतलब जहां रिवर प्लेन होती है वहां बांध नहीं बनाए जाते, क्योंकि उतना बड़ा बांध बनेगा नहीं। बांध बनाने के लिए या डैम बनाने के लिए वो एरिया चाहिए जहां दो माउंटेन के बीच में रिवर हो, ताकि आप आगे से रोक सको। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये चीज समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, डैम कैसे बनाते हैं कि हम कम जगह में पानी को रोकते हैं, फिर उसको थोड़ा हाइट पे ले जाते हैं। अब जब वो गिरता है तो टरबाइन घूमता है। यहां पर हमने क्या लॉजिक यूज किया, हमने ये क्या यूज किया कि कम जगह का मतलब इसके कंपैरिजन में ये कम जगह है, तो यहां पर हमने प्रोटॉन इकट्ठा कर लिया। इसके कंपैरिजन में ये कम जगह है, यहां प्रोटॉन इकट्ठा कर लिया। जब ये प्रोटॉन यहां से दूसरी तरफ जाएगा तो जैसे टरबाइन घूमता है ना, वैसे ही यहां पर ये F1 घूम जाएगा। अब वो जाएगा किसके थ्रू? चैनल के थ्रू। चैनल का नाम क्या है? F0। उस चैनल से एक हेड लगा हुआ है, वो कन्फर्मेशनल चेंज करेगा। बट इस कन्फर्मेशनल चेंज ऐसे घूम जाएगा, जैसे ही वो घूमा एक एंजाइम एक्टिव हो जाएगा जो एटीपी बना देगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे टरबाइन घूमने से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती थी, समझ में आ रहा है? आपने क्या किया, उस पोटेंशियल एनर्जी को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ऐसे ही हमने क्या किया, इस प्रोटॉन की ऊर्जा से एटीपी बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कहती क्या है, पहले ये समझ लो। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ये कहती है, अकॉर्डिंग टू केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होगा बेटा, एटीपी सिंथेसिस की 4 रिक्वायरमेंट है। भाई प्लीज ध्यान रखो, मत करो हरकतें। एटीपी सिंथेसिस की 4 रिक्वायरमेंट है। कितनी रिक्वायरमेंट है? 4 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि एटीपी बनाने की 4 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले उन्होंने बोला है H+ का ग्रेडियंट। H+ के ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक जगह H+ ज्यादा हो, दूसरी जगह H+ कम हो। अगर H+ के ग्रेडियंट की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में ये ग्रेडियंट का मतलब क्या है? क्लोरोप्लास्ट में मोर H+ किसके अंदर? थाइलाकॉइड के ल्यूमन के अंदर। थाइलाकॉइड के ल्यूमन के अंदर। यस, ठीक है। एज कंपेयर टू स्ट्रोमा, बोलो, एज कंपेयर टू स्ट्रोमा। देख पा रहे हैं सब लोग? अच्छा, और माइटोकॉन्ड्रिया में किसके बीच में? मोर H+ किसके बीच में? आउटर। इसे क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। कोई पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहां लिखा है एनसीईआरटी में? उल्टे सीधे पैकेज फोड़ो तुम लोग, मानना नहीं है ना। माइटोकॉन्ड्रिया मोर H+ कहां पर? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को आउटर एनवलप भी कहते हैं। कंपेयर टू किसके? कंपेयर टू मैट्रिक्स। ये वाली बात समझ में आ गई? अरे बोलो। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी रिक्वायरमेंट है इंटैक्ट मेम्ब्रेन। इंटैक्ट मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि अगर मैं मेम्ब्रेन से इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा ना हो बिना बात के प्रोटॉन लीक कर जाए। जैसे आपने न्यूरॉन्स में लीक चैनल सुने होंगे कभी ना कभी, ठीक है ना? यहां ऐसा कुछ नहीं होता। यहां क्या है कि मेम्ब्रेन के आर पार प्रोटॉन बिना F0 F1 के जा ही नहीं सकता। समझ आ रहा है? इंटैक्ट मेम्ब्रेन का क्या मतलब है कि बिना, विदाउट चैनल H+ कैन नॉट मूव आउट फ्रॉम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। यस, ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये है, प्लीज लिखे नहीं, सुन लो, फिर लिखने का समय भी दे रहा हूं। तीसरी चीज ध्यान सुनेंगे, तीसरी चीज ये कहता है F0 F1।
अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होता है, क्लोरोप्लास्ट में इसका नाम बदल के सी लगा के इसके आगे CF0 CF1। ठीक है, क्लियर है? क्लोरोप्लास्ट के लिए सी लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या रख देते हैं उसका नाम CF0 CF1। ठीक है, जिसमें F0 क्या है बेटा? F0 चैनल है किसका? चैनल ऑफ H+ है। चैनल दोनों जगह ना ये, तो चैनल किसका है? प्रोटॉन का चैनल है। किसका चैनल है? प्रोटॉन का। बेटा चैनल का कोई काम, सिंपल एक काम है, जिधर H+ ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ जाएगा, अगर यहां ज्यादा होगा तो यहां से उधर ले जा देगा। चैनल का ये काम है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इधर ज्यादा है तो H+ इधर आ रहा है, तो हेड इसी तरफ लगेगा। मान लो यहां H+ ज्यादा होता, अंदर कम होता, मैं हेड उस साइड लगा देता तो ATP अंदर बनती। अरे समझ में आया नहीं आया? ये चैनल है, इधर H+ ज्यादा है, H+ इधर गया, तो हेड यहां चाहिए मुझे। अगर इधर H+ ज्यादा है, H+ इधर है, तो हेड मुझे यहां चाहिए। तो H+ यहां ज्यादा है तो हेड उसके अपोजिट साइड में चाहिए। ठीक है, बोलो। अब मैं क्या लिख सकता हूं? F1। F1 क्या है बेटा? हेड है। हेड, अच्छा, इन दोनों को मिलाकर एक कॉमन नाम देते हैं ATP सिंथेज। क्या नाम देते हैं? ATP सिंथेज नाम देते हैं दोनों को। इसको भी बोल सकते हो पूरे को, और इस पूरे को बोल सकते हो। तो जो हेड है बेटा हमारे पास, हेड जो है, हेड क्या शो करता है? शो कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज, यस, कन्फर्मेशनल चेंज। कब? कब? जब प्रोटॉन मूव करेगा, यस, व्हेन H+ मूव, उससे क्या हो जाएगा? एक एंजाइम एक्टिव होगा, एक्टिव टू मेक ATP। चार जरूरतें थी बेटा ATP बनाने के लिए, अब चौथी जरूरत सुनो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ कह रहा है प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप का मतलब हुआ, आपको समझना पड़ेगा कि यहां H+ ज्यादा, यहां कम है, जब ये इधर जाएगा तो ATP बन जाएगी, पर कुछ टाइम के बाद यहां और यहां बराबर हो जाएगा। ठीक है, लगातार ATP बनाए रखने के लिए, लगातार ATP बनाने के लिए मुझे यहां प्रोटॉन की हाई कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, प्रोटॉन आ कहां से रहा है? यहीं से आ रहा है भाई, यही वाला वापसी उधर ले जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? भाई यहां पर मान लो 100 प्रोटॉन है, यहां पे 10 प्रोटॉन है, ये वाले इधर चले गए, इसी को तो वापसी यहां लाना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे किसी तरीके से यहां का प्रोटॉन यहां पंप करना पड़ेगा। मैं आपको जरा इससे उससे समझाता हूं। जो डैम में इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पानी को एनर्जी कहां से मिल रही है? वो ऊपर से बह के आ रहा है हाइट से। ठीक है, वो एनर्जी है उसके पास। पानी को वापसी कौन पहुंचाएगा? बारिश। सन की एनर्जी है ना, वो साइकिल है पूरी, कोई काम कर रहा है ना उसको वापसी वहां पहुंचाने के लिए। तो इसको वहां ये यहां चला गया, वापसी यहां कौन लाएगा? तो पंप चाहिए मुझे, और वो पंप किसके होने चाहिए? प्रोटॉन के। सही है, अच्छा, अब उस पंप को, पंप का मतलब होता है ऊर्जा चाहिए उसे, उसको एनर्जी कहां से मिलेगी? सुनो, ये नाम तभी इनके रखे गए हैं। इसको एनर्जी मिलेगी लाइट से। वो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी किसने दी थी? सनलाइट से। तो वो जो सनलाइट की ऊर्जा है, उससे हमने प्रोटॉन को यहां इकट्ठा किया है। मेरी बात समझो ध्यान से, यहां प्रोटॉन को मैंने किसकी ऊर्जा से इकट्ठा किया है? सनलाइट से। इसीलिए इसकी जो एटीपी सिंथेसिस, उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं। यहां पर मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया समझना। मेरे पास यहां पर कुछ एंजाइम कॉम्प्लेक्स लगे रहते हैं ऐसे। ठीक है, मेरे पास यहां पर कुछ एंजाइम कॉम्प्लेक्स लगे रहते हैं। एक कंपाउंड होता है रेस्पिरेशन में जिसका नाम NADH होता है। NADH NADPH का ही भाई है। वो NAD में कन्वर्ट हुआ, तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इनको। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऐसे। मैंने हमेशा बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वो खर्च नहीं होते, उनकी ऊर्जा घटती है, याद है? एनर्जी, इलेक्ट्रॉन खर्च नहीं होते, उनकी क्या घटती है? ऊर्जा घटती है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे थे, हमने उस इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी से, उस इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी से मैंने प्रोटॉन यहां ले गया। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने NADH को NAD+ में कन्वर्ट किया। क्या ये ऑक्सीडेशन है? क्या ये ऑक्सीडेशन है? सोचो, तो NADH से ये बनाना ऑक्सीडेशन है। इससे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे,
वो फाइनली इलेक्ट्रॉन पानी को मिलेंगे, वो मिले किसे इससे मतलब नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो उस इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा से मैंने यहां पर क्या इकट्ठा कर लिया, प्रोटॉन। तो जो मैंने ये चौथी चीज लिखी है प्रोटॉन पंप, सही है। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन हेल्प कर रहा है, लाइट। यस, क्लोरोप्लास्ट में कौन हेल्प कर रहा है, लाइट की एनर्जी, लाइट एनर्जी हेल्प कर रही है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन हेल्प कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन हेल्प कर रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH, ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। यस, ठीक है। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उससे क्या होगा, H+ को पंप करेंगे। कहां पंप करेंगे, कहां पंप करना है, कहां पंप करना है, मैट्रिक्स टू स्पेस, मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। किसको मेरी बातें समझ नहीं आई, क्लोरोप्लास्ट में सनलाइट काम कर रही है ना, पंप। वो पंप का मतलब कोई चीज नहीं है, पंप का मतलब है कि मुझे किसी तरीके से प्रोटॉन को पंप करना है वापसी थाइलाकॉइड के अंदर। तो जब हमने जो यहाँ एटीपी लिखी है ना इन दोनों के बीच में, एटीपी नहीं है, पंप है, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज करके यहां के प्रोटॉन को कहां लाया, यहां लाया। एटीपी बन यहां रही है, मैं लिखवा रहा हूं। किसी को समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं PS2 PS1 के बीच में हमने एटीपी लिखी है ना, वो एटीपी वहां नहीं बन रही, बनती तो यही है। लेकिन होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को खर्च करके हम क्या करते हैं, यहां का प्रोटॉन यहां लाते हैं। जब ये प्रोटॉन जाता है तो एटीपी बनती है, तो इसलिए एटीपी हम यहां लिख देते हैं। वो एक अलग चीज है, उस पर भी आऊंगा मैं, वो एक अलग चीज है। मैं सिर्फ आप लोग को क्या समझा रहा हूं, समझो, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे पीटर मिचल। पीटर मिचल ने बोला कि एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है ये हम बताएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने नहीं, ये मैं बता रहा हूं, एटीपी 3 प्रकार से बन सकती है। एक बन सकती है SLP, ये रेस्पिरेशन में बनती है, सही है, डायरेक्ट, डायरेक्ट। दूसरा बनती है PP, कहां बनती है, फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन में। तीसरा है ऑक्सीडेटिव, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। तुम्हारे स्किन सेल में ये वाली बन रही होगी और ये वाली बन रही होगी। स्किन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, समझ में आ रहा है, ठीक है। स्किन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया तो कौन कौन सी बन रही होगी, SLP और OP बन रही होगी। क्या कोई ऐसा सेल है जिसमें तीनों बन रही होगी, लीफ सेल। लीफ सेल जो है उसमें रेस्पिरेशन होती है, तो लीफ सेल जो है, मीजोफिल सेल जो है, उसमें SLP चलेगी, ग्लाइकोलिसिस होगा ही उसमें, क्योंकि रात में क्या करेगा फिर वो, तो उसका दिन भर उसमें एटीपी बनती है, खुद के लिए तो चाहिए उसे, तो SLP चलती है, OP चलती है। दिन के समय क्या चलती है, PP चलती है, ठीक है। अच्छा, रूट का सेल, रूट सेल में PP नहीं चल सकती, ये दोनों चलेगी, ठीक है। RBC, ना उसमें क्लोरोप्लास्ट है ना माइटोकॉन्ड्रिया, तो सिर्फ कौन सी चलेगी, SLP चलेगी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ ये 3 तरीके हैं एटीपी बनाने के सारे लिविंग सिस्टम में, डिपेंडिंग कौन सी किसमें चल रही है। मीजोफिल सेल एक ऐसा सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होता है, दोनों होते हैं, सही है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों तो होगी, और साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होनी ही है बाय डिफॉल्ट, तो ये होगी। मान लो मैं आपसे पूछूं लैक्टोबैसिलस, ना उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है ना क्लोरोप्लास्ट है, तो ये चला लो। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की हम बात यहां नहीं करेंगे, उसको यहां छोड़ दे, इसमें गड़बड़ कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब छोड़ उसे। ये दोनों समझ में आया, ये दोनों एटीपी सिंथेसिस का आधार क्या है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस क्या कहती है, हाइपोथेसिस कहती है कि यदि मैं किसी कम जगह में H+ इकट्ठा कर लूं और उस मेम्ब्रेन पर F0 F1 लगा दूं तो एटीपी मिल जाएगी, सही है। तो उसने कहा एटीपी बनाने के लिए मुझे 4 चीजें दे दो। पहला, एक तरफ H+ ज्यादा कर दो, एक तरफ कम कर दो। दूसरा, यहां पर भी देखो, एक तरफ H+ ज्यादा कर दो, एक तरफ कम कर दो। अगर बढ़िया ग्रेडियंट बनाना है, बढ़िया ग्रेडियंट मतलब अंतर बढ़िया बनाना है, तो उसके लिए H+ को कम जगह में रखना पड़ेगा। तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर H+ बढ़ाओ और इन दो मेम्ब्रेन के बीच में H+ बढ़ाओ। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि आप मुझे एक ऐसी मेम्ब्रेन दे दो जिसमें से प्रोटॉन अपने आप बाहर नहीं जाए, वो हमेशा किससे जाए, चैनल से बाहर जाए। तीसरा उन्होंने क्या बोला, तीसरा उन्होंने बोला F0 F1 और यहां पर CF0, मतलब
इसकी वजह से क्या होगा, एटीपी बनेगी। जैसे एफ नॉट क्या है, चैनल ऑफ H प्लस है, यस, और F1 क्या है, हेड है। बोलो हाँ बेटा। अरे भाई शांति रखना, आगे की बात पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा। तेरे को ये समझ में आ गया? इनमें डाउट है तो पूछो पहले, इनमें किसी को डाउट है? तुम्हें कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कोई एटी कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये बोल रही है कि यदि चार चीजें मिल जाते हैं तो हम एटीपी बना लेंगे। चार चीजें क्या है, H प्लस ग्रेडियंट, एफ नॉट F1 का पार्टिकल, इंटैक्ट मेम्ब्रेन और प्रोटोन पंप। प्रोटोन पंप क्यों चाहिए, क्योंकि एक बार एटीपी बन जाएगी फिर रुक जाएगी। मुझे लगातार यहां प्रोटोन की कंसंट्रेशन हाई चाहिए, यहां भी और यहां भी। तो यहां प्रोटोन कौन लाता रहता है वो हम देखेंगे अभी। अब हम क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक सुनो, हम ये पढ़ेंगे अगला टॉपिक में कि इसके अंदर प्रोटोन बढ़ाने के कौन से तीन मेथड है। समझ में आ रहा है, डिफरेंस बनाने के कौन से तीन मेथड है, क्योंकि चैप्टर का नाम फोटोसिंथेसिस है। हम ये वाला नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होती है किसकी, एनएडीएच की। एनएडीएच की ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन बनता है उसकी ऊर्जा काफी होती है, तो जब वो लो ऊर्जा की तरफ जाता है तो उस एनर्जी से H प्लस यहां इकट्ठा रखते हैं। क्लियर है, ठीक है, सही है। इस दो पेज में हमने बेसिक पढ़ लिए हैं। अब हम ये पढ़ेंगे आगे कि किस प्रकार से यहां H प्लस बढ़ाते हैं, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। हम ये वाला क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस चैप्टर में नहीं है। पर कैमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, नोट करिए, चलिए जल्दी जल्दी करो बेटा। नहीं नहीं, H प्लस का कोई रोल एटीपी में भी नहीं है। H प्लस की सिर्फ एनर्जी यूज हो रही है, H प्लस खर्च नहीं होता। H प्लस क्या है, वो बाहर से अंदर चला गया। जैसे मान ले हम बिजली जब बना रहे उसमें पानी खर्च हो जाता है, नहीं होता ना। तो H प्लस की एनर्जी कैसे यूज हो गई, वो ज्यादा था कम की तरफ चला गया। H प्लस का कुछ नहीं होना, सही है, सिर्फ H प्लस को मूव कर दिया। और पूछो भाई। हाँ हाँ, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। पेरी मतलब साइड, माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेस, तो साइड में कौन सा स्पेस है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। हाँ है, मैं कह रहा हूं जो लिखवा है पहले उसको पढ़, 10 नाम घुसाने से उसमें कुछ नहीं होगा। पंप का मतलब होता है किसी चीज को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ले जाना। अब पंप कई प्रकार के होते हैं, ये प्रोटोन पंप है। प्रोटोन पंप का मतलब क्या है, प्रोटोन को पंप करेगा कहां, अलोंग कंसंट्रेशन, अगेंस्ट, अगेंस्ट, सही है। तो हाई कंसंट्रेशन पहले से कहां प्रेजेंट है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में या थाइलाकॉइड के अंदर। तो अगर मैं वहां लेकर जाऊंगा तो वो प्रोटोन पंप है। पंप अलग अलग, हाँ पर एफ एच क्या इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं बच्चे तू समझ नहीं रही है। मैं ये कह रहा हूं कि हम जब पानी गिरते हैं टरबाइन पे तो टरबाइन घूम जाता है, तो पानी उसमें लग जाता है, लगा रहता है परमानेंट, चला जाता है नीचे। तो H प्लस का अपना काम खत्म हो गया। H प्लस क्या है, उसकी ऊर्जा ज्यादा एक तरफ, क्योंकि इट्ठा है, वहां से वो कम की तरफ आ रहा है। कुछ नहीं होगा H प्लस का, ना वो खर्च होगा, कुछ नहीं, बस हमने उसकी एनर्जी यूज कर ली। F1 क्या है बच्चे, मेरी बात समझ, जब एफ H प्लस जाता है ना, तो F1 क्या है, इस तरीके का एक हेड है, वो ऐसे घूम जाता है। जब उसकी ये चेंज होती है कंफर्मेशन, एंजाइम एक्टिव होता है जो एडीपी प्लस पीआई को बिठाकर जोड़ देता है, बस। तो H प्लस निकल गया, उसका हाई एनर्जी से कम की तरफ चला गया, उसको कोई दिक्कत नहीं, उसके पास एनर्जी, वो हेड घुमाने के लिए उसकी एनर्जी चाहिए। जैसे पानी घुमाता है ना हेड को, उसको टरबाइन को घुमाता है, ऐसे H प्लस हेड को घुमा रहा है। पर H प्लस जाएगा किससे, अपने ही चैनल से, क्या चैनल है, एफ नॉट, और घुमाएगा किसको, हेड को, F1 को घुमाएगा। ठीक है, हेड की जो डायग्राम होती है कुछ ऐसी होती है, ऐसा कुछ होता है। और यहां पर क्या होता है, यहां पर वो क्या करता है, मान लो एडीपी और पी, इसको पीआई को यहां बिठा दिया, जब ये घूम जाता है तो ये दोनों जुड़ जाते हैं अपने आप।
तो H प्लस से कुछ लेना ही नहीं है उसका। H प्लस ने क्या किया, H प्लस ने तो खाली एनर्जी दी है, H प्लस खर्च नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, इकट्ठा कुछ नहीं, इकट्ठा क्यों करना हमने। कौन पंप एटीपी यूज करेगा, पंप क्या यूज करेगा, सुन ध्यान से। मैं पंप अगर एटीपी यूज करेगा और फिर मैं H प्लस लाके फिर एटीपी बना रहा हूं, क्या काम, मान ले टरबाइन घुमाने के लिए बिजली लगा रहा हूं, फिर उससे फिर बिजली बना रहा हूं, लॉजिकली गलत है ना। तो एनर्जी कहां से आएगी, लाइट की एनर्जी। हाँ, पंप जो प्रोटोन पंप है वो लाइट ऐसे एनर्जी ले रहा है, इसलिए एटीपी सिंथेसिस का नाम फोटोफॉस्फोराइलेशन है। हाँ, और वो एनर्जी किसके थ्रू आएगी, लाइट की एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन से मिलती है। ऐसे ही यहां ऑक्सीडेशन जो पड़ी थी वहां पर भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। हाँ बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के केस में ऑक्सीडेशन ऑफ एनएडीएच वो एनर्जी देगा। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि पंप एनर्जी एटीपी से ले, टेक्निकली गलत है। हाँ, ये क्या है, ये पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का ये लास्ट रिएक्शन है जहां पर पीपी पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। पीपी की ऊर्जा ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। तो अब जब ये कम एनर्जी कंपाउंड में होगा तो उससे एटीपी बना लेंगे। तो ये एक प्रकार की डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस है। सही है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, एसएलपी। एसएलपी मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सही है, जल्दी करो। आधे अभी भी सुबह भी सोते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं, कुछ बच्चे सोते हुए है ना। हाँ, हाँ। तुम लोग कितना घंटे सोते हो, 9-10 घंटे सोते हो आराम से, नहीं? 4 घंटे? कौन है ये? अच्छा, 4-4 घंटे की 2 बार सोता है। हाँ, हाँ, 4-4 घंटे के 2 स्लॉट्स होता है भाई। 3? सही है, ये तो अच्छी बात है। हाँ। एनसीईआरटी पढ़ केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, किसका एग्जाम्पल? हाँ, अभी पूछता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ, नहीं। भाई पढ़ लो, देखो गलत बात है ना। वो ईपी सर के बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे नहीं बोलते, है ना। चलो, लिखो यार, तुम लोग जल्दी लिखो। लिख लिया? लिख लिया सबने, चेंज करो, चेंज करो वाली स्लाइड। चलो याला लिखो, शुरू हो जाओ। कर लिया बेटा?
भाई बातें करने में लगे हैं, बताओ, दुष्ट हैं एकदम से, मानते नहीं है। हाँ, जल्दी करो। लिख लिया है? मैं चला जाऊं, दिल्ली होके आ जाऊं, तब तक लिख लोगे? हैं, 3 दिन बाद आ जाऊंगा, लिखे हुए मिलेगा। तुम लोग की बेइज्जती हो रही होती है, हंस रहे होते हो बिना बात के, कोई लॉजिक नहीं है। हैं? क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है ये? नहीं, प्राइवेट जेट क्या है ये? चलती है ना खास एयरपोर्ट से, छोटा सा एयरपोर्ट बना रखा पटना में। मैं 15 मिनट सुबह लेट भी कैब की वजह से ही हूँ। एक को फोन कर दिया, वो कह रहा कि सर, नहीं चाय नहीं, अंदर अंदर रहते हैं हम लोग पाटलिपुत्र कॉलोनी के, तो कहता है कि सर आप बाहर आ जाओ रोड पे एकदम। मैं कहता तो फिर कैब बुक क्यों करिए, मैं ऑटो से चला जाऊंगा। तो कह रहा वहां नहीं आएंगे। मैं कहा अच्छा भाई। फिर एक दूसरे को बुक की, तो उसने कहा आ रहे हैं। फिर थोड़ी बात कहता सर जाम लगा हुआ है। मैं कितना टाइम लग जाएगा? कहता पता नहीं कितना लग सकता है। मैं कहा कुछ होता होगा ना, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा। सर जितना लगेगा आपको बता देंगे। मैं कहा जी हाल है यार, आदमी रिलैक्स एकदम, यहाँ पटना में कोई दिक्कत। हाँ, मैंने उससे पूछा यार, कोई मान लो जॉब पे जा रहा हो और 2 कैब वाले ऐसा कर दें तो उसको क्या मन करता होगा? नहीं नहीं, पिटाई करने का, छोड़ने का मन थोड़ी करेगा। हाँ, नहीं आएंगे, हाँ। हाँ, कितने फिर नहीं आएंगे। हाँ। और सबसे खराब चीज क्या है, कैब्स यहाँ इतनी गंदी रहती है अंदर से, वो लोग साफ भी नहीं करता है। हाँ, वो भी मच्छर घूम रहे होते हैं आराम से, रात में आराम से सोते हैं। लिख ले भाई जल्दी जल्दी, बातें बना रहा है, जल्दी कर जल्दी। जिन्होंने लिखा है एनसीईआरटी रीड करें भाई, मुश्किल है थोड़ा सा समझना। आपको ये समझ में आ गया केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस दोनों के लिए काम करती है। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया कॉमन क्या है, कहीं पर H+ इकट्ठा होगा, उससे एटीपी बना रहे हैं। एटीपी बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? F0 F1। और क्लोरोप्लास्ट में उसका नाम क्या रखा गया है? CF0 CF1। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां H+ इकट्ठा होता है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। और क्लोरोप्लास्ट में कहां इकट्ठा होता है? थाइलाकॉइड के ल्यूमन में। थाइलाकॉइड के ल्यूमन में। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी आती है NADH की ऑक्सीडेशन से, सही है। और क्लोरोप्लास्ट में एनर्जी आती है सनलाइट से। दोनों केस में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। कॉमन चीज क्या है? उस एनर्जी से दोनों केस में क्या मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। हाँ बेटा, ये क्या है? ईटीएस है ये माइटोकॉन्ड्रिया की ईटीएस है। ये सारे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और यहां पर भी तो ईटीसी थी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको? लाइट की ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और यहाँ एनएडीएच की ऑक्सीडेशन से। लाइट यूज हुई है तो इसको क्या बोलेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। यस, किसकी ऑक्सीडेशन हुई है? एनएडीएच की। इसलिए इसका नाम क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पर दोनों में इसकी वजह से कौन मूव किया है? इलेक्ट्रॉन मूव किया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नोट करिए। जल्दी करो बेटा। एसएलपी क्या होता है कि एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है, उसकी ऊर्जा से हम एटीपी बना लेते हैं। वो डायरेक्ट है, उसमें कोई पंप किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है।
नहीं, जरूरत नहीं है ना उसमें, वो एक अलग मेथड है। मतलब एक्चुअल में एटीपी बनाने के दो ही मेथड है, एक है F0 F1 से बनाना और एक डायरेक्ट बनाना। तो F0 F1 वाले दो हैं, पीपी और ओपी। और वो क्या है, सिंपल क्या है, जैसे तुमने पढ़ा होगा, कपलिंग रिएक्शन पढ़े हैं कहीं, कहां पढ़े हैं? केमिस्ट्री में क्या होता है, कौन बताएगा? वो नहीं ना, वो नहीं, मैंने डेल्टा जी वाला कपलिंग पूछ रहा हूं। हाँ वही वाला, उसका कपलिंग पूछ रहा हूं। बोलो। अरे मेरी बात सुनो ध्यान से, कपलिंग रिएक्शन सिंपल ये है, सुनो मेरी बात तो सुन लो यार, नहीं पता तो सुन तो लिया करो कम से कम। एक्चुअल में क्या है कि कपलिंग रिएक्शन का सिंपल मीनिंग ये है कि तुम जा रहे हो पैदल, तुम्हारा दोस्त जा रहा है स्कूटी से, ठीक है, तुम पैदल बहुत समय लग रहा है या नहीं जा पा रहे हो, है ना? तो तुम्हारा दोस्त स्कूटी से जा रहा है, उसने तुम्हें बिठा लिया, तुम भी चले गए, वो भी चला गया। सिंपल सा लॉजिक। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा रिएक्शन जिसका डेल्टा जी बहुत नेगेटिव है, ठीक है, और एक ऐसा रिएक्शन जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, जब दोनों को जोड़ दूं तो नेट नेगेटिव आ जाए, बस प्रोसीड कर जाएगा। दो रिएक्शन है जिनका डेल्टा जी, एक का पॉजिटिव है, जैसे मैं अगर सिंपल सा लिखूं आपको, मान लो एटीपी है, एटीपी टूटता कैसे है, एडीपी और पीआई में। तो भाई इसका डेल्टा जी मान लेते हैं -30 है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब बनाना होगा तो +30 होगा। अरे भाई इतनी तो आती होगी आपको, तो +30 होगा। अब मैंने क्या किया, पीपी से पाइरुवेट बनाया, तो जब पीपी से पाइरुवेट बनाया तो इसका डेल्टा जी मान लेते हैं -40 है, तो मैं इन दोनों को जब जोड़ दूंगा तो एटीपी बन जाएगा ना? नहीं समझ में आया? डेल्टा जी नामक चीज सुनिए, डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलता है, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन नहीं चलता, बैकवर्ड नहीं, मतलब चलता नहीं है यार, वो उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो मतलब हम बोल रहे नहीं हो रहा, फिजिबल नहीं है। तो हम यहां पर ये समझा रहे हैं कि एटीपी बनने के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव है, मतलब आसानी से एटीपी अपने आप नहीं बनता। तो ये रिएक्शन जिसका डेल्टा जी -40 है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो नेट -10 आएगा, तो एटीपी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं, पता नहीं तुम लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि नहीं क्लास 10वीं में, एटीपी को एनर्जी इंटरमीडिएट कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? वो हिंदी अनुवाद है, मतलब बताओ उसका, इंटरमीडिएट क्यों बोलते हैं? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, सुन लो इधर, अरे सुनो एक मिनट, चुप नहीं पता तुम्हें, सुनो ध्यान से। बेटा टीचरों को नहीं पता होता, तुम्हें कहां से पता होगा, सुन लिया करो ना। मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूं, एटीपी को एनर्जी इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं क्योंकि एटीपी की एनर्जी कुछ रिएक्शन से कम होती है, कुछ रिएक्शन से ज्यादा होती है। जिन रिएक्शन से कम है उन रिएक्शंस में वो बनते हैं, और जिन रिएक्शन से ज्यादा है उनको जाकर एनर्जी देते हैं। अगर एटीपी की एनर्जी सबसे ज्यादा होती तो वो एक बार टूटने के बाद दोबारा बन ही नहीं पाता। किसी को समझ आया मैंने क्या बोला? हाँ, मतलब अगर एटीपी की एनर्जी बीच में है तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते होंगे जिनसे वो ऊर्जा लेता होगा, और कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें ऊर्जा देता होगा। यदि एटीपी की एनर्जी हाईएस्ट होती तो ठीक है, वो एनर्जी दे रहा है, पर बनेगा कैसे दोबारा? हाँ, कुछ भी ऐसा मान लो ये, अरे भाई सुन ध्यान से, समझ इस बात को। अगर कोई कोई बंदा है जिसको क्या करना है, मान लो जैसे एक कोई एक पर्सन है, वो सबसे अमीर है, ठीक है, अगर वो गरीब हो गया तो उसको कौन पैसा देगा? कोई है ही नहीं उसके ऊपर। समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि एटीपी बीच में है कहीं, या ऐसी जगह है कि कुछ रिएक्शन सेल में ऐसे जरूर होते हैं जो उसको एनर्जी दे सकें। उसमें से एक रिएक्शन ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट वाले हैं, और कुछ रिएक्शन डायरेक्ट चलते हैं जो एटीपी को एनर्जी देकर उसे बनवा सकते हैं। इसका मतलब उन रिएक्शंस की एनर्जी एटीपी ज्यादा है, सही है, पर उन रिएक्शंस को हम क्यों नहीं यूज कर सकते? रीजन क्या है कि वो रिएक्शन उठ के थोड़ी जाएंगे किसी लोकेशन पर, जा तो एटीपी सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेल के अंदर कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एटीपी बनवाते हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको एटीपी एनर्जी देता है। अगर ऐसे रिएक्शन है ही नहीं जो एटीपी बनवा सके, तो जब वो एक बार एनर्जी दे देगा तो बनेगा कैसे दोबारा? बेटा जो एटीपी बनवाने वाले रिएक्शंस है ना, वो अपनी एक लोकेशन पर चल रहे हैं,
अब उस लोकेशन पर जब चल रहे हैं तो उस लोकेशन को मूव नहीं कर सकता, उन एंजाइम को मूव नहीं कर सकता, इसलिए एटीपी को बनाकर, इसलिए तो करेंसी कह रहे हैं उसे, एटीपी मूव कर सकता है ना। तो बीच में एक ऐसी चीज रखी हुई है जो कुछ रिएक्शन से एनर्जी लेती है और कुछ रिएक्शन को एनर्जी देती है, उसकी एक प्रॉपर्टी भी ये है कि वो जा सकती है दूसरी जगह। समझ इस बात को, ठीक है। अब ऐसा नहीं है ना कि भाई मान लो मुझे कोई काम, मुझे मान लो गेहूं पिसवाने हैं, तो मैं चक्की लेके घर थोड़ी जाऊंगा, पिसवा के आ जाऊंगा वहां से। ऐसे ही जो एटीपी होता है, एटीपी बन गया, उसको मान लो मुझे गोल्जी बॉडी में भेजना है, तो ग्लाइकोलिसिस को उठाकर गोल्जी बॉडी में कैसे ले जाऊं, उसमें कुछ रिएक्शन में एनर्जी बनती है, तो मैं क्या करूं, ग्लाइकोलिसिस के 10 एंजाइम लेके जाऊं कि अब गोल्जी को कुछ एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, खराब लगेगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, चीजें वहीं रहेंगी, रिएक्शन जो जिनमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उससे एटीपी बना लेंगे, और जिन रिएक्शन में एनर्जी चाहिए वो एटीपी दे देगा, इसलिए उसको इंटरमीडिएट कह रहे हैं। नहीं समझ में आई? हाँ, बना लो। क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है, देख तो सही एक बार डायग्राम, अभी बता रहा हूं, आ रहा हूं। लिख लिया भाई, लिखने वाले सब बच्चे? एक हाथ से दुख गया हो दूसरे हाथ से लिख लो, जल्दी करो। लिखते लिखते एक हाथ दुख जाए तो दूसरे हाथ से लिखने लगा करो। एनसीईआरटी पढ़, हाँ। एनएडीएच के ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन बनते हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन हाई से लो की तरफ मूव करते हैं, उस एनर्जी से प्रोटॉन ले जाएंगे। यस, और जब उस प्रोटॉन को वापसी लाएंगे तो एटीपी बनेगा, वापसी चैनल से लाएंगे, ठीक है। पंप उसको स्ट्रोमा से यहां ला रहा है और यहां से वहां चैनल ले जा रहा है। मान ले ल्यूमन के अंदर 100 है, बाहर 10 है, ठीक है, इधर गए कुछ, वापसी उधर में किससे लाया, पंप से, तो डिफरेंस रहना चाहिए, मुझे डिफरेंस चाहिए, किसमें, ल्यूमन में, उसको जितना लो ले जाए उतना अच्छा है, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए और पीएच जितनी लो जाए उतनी अच्छा है। हाँ, मैं कह रहा हूं वो जो एटीपी बना ना, वो एक्चुअल में बना ऐसे है, हाँ, वो वहां कोई एटीपी नहीं है, वो जो साइटोक्रोम प्लास्टोक्विनोन के बीच में मैंने जो एटीपी लिखा ना, वहां सिर्फ क्या हुआ है, प्रोटॉन अंदर आया है, उस एनर्जी, सिर्फ इतनी कहानी है। और कोई, और कोई जागरूक विद्यार्थी कुछ पूछना चाहता हो? पानी है सब जगह, पानी एच और ओ एच में अपने आप टूटता है, उतना होता ही है हमारे पास, ठीक है। पानी आयनाइज होता है ना, एसिड तो पानी, जो मान ले वीक एसिड ही मान ले, कुछ तो आयनाइज होता ही है पानी, तो प्रोटॉन तो है ही सब जगह, है ना, सब कुछ पानी है ना, इसलिए कह रहे हैं जल ही जीवन है। चलो आगे चलो, यहां तक हो गया, चलिए पढ़ लो एक बार जरा, पहला पैराग्राफ तो पढ़ लो कम से कम एनसीईआरटी का, इतना तो पढ़ लिया करो। यहां से यहां एटीपी यहां बनेगा ना, इससे बन जाएगा एडीपी प्लस पी। अब क्या पूछ रही है बता। यहाँ एटीपी चाहिए मुझे, एटीपी यहाँ स्ट्रोमा में चाहिए, क्यों, यहाँ डार्क एक्शन चलेगा, मैं एटीपी किस साइड बनाना चाह रहा हूँ, अंदर की साइड या यहाँ साइड, बाहर, क्यों बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रोमा में रुबिस्को है, वो डार्क रिएक्शन कराएगा, तो एटीपी डार्क एक्शन में खर्च होगा, तो बनाना भी उस साइड चाहिए। मान लो मैं यहाँ प्रोटॉन ज्यादा कर दूं, यहाँ कम कर दूं, और इसको हेड को लाके इधर लगा दूं, तो यहाँ एटीपी बनेगा। समझ में आया भाई, मेरी बात समझ में आ रही है?
बांध है, यहाँ पे डैम है, इधर पानी ज्यादा है, इधर टरबाइन है, तो इलेक्ट्रिसिटी इधर बन रही है। पानी इधर ज्यादा कर दो, इधर टरबाइन लगा ले, इधर बनेगी। एटीपी का काम बता तो रहा हूं, स्ट्रोमा में मुझे अभी डार्क रिएक्शन में लगेगा, इसमें एटीपी का काम। हम इसी से जिंदा ना, इसी की एटीपी पावर हाउस कह रहे हैं। ये अपनी एटीपी जो बनाएगा, भाई एक मिनट रुको और सुनो सारे, इसने जो एटीपी बनानी है खुद के लिए खर्च करनी है, क्योंकि उस एटीपी से ग्लूकोज बना लेगा। और ये पावर हाउस है ना भाई, ये तो देगा, सबको एटीपी देगा ना, ये समझ आ रहा है, ये सबको सबके लिए बना रहा है। तो एटीपी फिर इससे बाहर निकल जाएगी, सब जगह जहां जहां चाहिए, गोल्जी को चाहिए, जहां जहां एटीपी चाहिए सबको मिलेगी। हाँ सेल, अच्छा एटीपी सेल के बाहर भी आ जाती है कि सेल के अंदर ही काम करती है? सेल के अंदर काम, बाहर कैसे आ जाएगी? तुमने वो पढ़ा था, इससे बाहर आएगा, रहेगा साइटोप्लाज्म में, ऑर्गेनल के पास जाएगा। हाँ ठीक है भाई, एटीपी एनएडीपीएस बन चुके हैं, अब वो जाएंगे डार्क रिएक्शन में, खर्च हो जाएंगे। खर्च होने के बाद वापसी एडीपी बन जाएगा और एनएडीपी बन जाएगा, वापसी लाइट रिएक्शन में यूज होगा। तो जब कोई चीज फाइनल प्रोडक्ट में नहीं आती, उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। यस, आगे आ जाओ भाई, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, हाउ हाउ एच प्लस ग्रेडियंट है क्रिएटेड इन क्लोरोप्लास्ट। H प्लस का ग्रेडियंट कैसे बनेगा? ठीक है जल्दी, H प्लस का ग्रेडियंट कैसे बनेगा क्लोरोप्लास्ट में? भाई इधर ध्यान देंगे कृपया। चलो, H प्लस का ग्रेडियंट कैसे बनेगा क्लोरोप्लास्ट में, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, कैसे बनेगा हम ये देख रहे हैं। अब जरा देखते चलें सारे बच्चे, तीन तरीके हैं, तीन मेथड हैं टू मेक ग्रेडियंट। तीन तरीके हैं जो ग्रेडियंट बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। ये मान लो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक, ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर इनर आपके लिए कोई काम नहीं कर रही है। ये मेरे पास थाइलाकॉइड है, ठीक है, मैंने ग्रैनल थाइलाकॉइड बनाया क्योंकि मैंने एक ही बनाया, जगह नहीं है मेरे पास अभी यहां दिखाने के लिए, तो ये ग्रैनल थाइलाकॉइड है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है बेटा? PS2 है। ये मेरे पास क्या है? PS1 है। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, इस जगह को हम क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा। कोई डाउट? मुझे कहां H प्लस ज्यादा चाहिए? ल्यूमन में। इस जगह को क्या बोल रहे हैं? ल्यूमन। ल्यूमन में मुझे H प्लस ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मुझे H प्लस ज्यादा नहीं चाहिए, ध्यान सुनना, मुझे डिफरेंस ज्यादा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान सुनेंगे, यहां 1000 H प्लस है, यहां है मेरे पास 900 H प्लस, डिफरेंस कितने का है? 100 का। ठीक है, अगर यहां पर 500 H प्लस है और यहां 100 है, 400 का, मुझे H प्लस से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी? अंतर की, ग्रेडियंट की। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मुझे इससे फर्क नहीं है कि डैम के पीछे पानी कितना रोका, इस बात से फर्क है कि कितनी ऊंचाई पे लेकर गया, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे जाएगा उतना बढ़िया ग्रेडियंट वो बनेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मुझे इस बात से फर्क नहीं है कि मैं यहां कितने ज्यादा H प्लस लाऊंगा, मुझे इस बात से ज्यादा वैल्यू है कि कितना बड़ा अंतर क्रिएट करूंगा। जितना बड़ा डिफरेंस आएगा उतनी ज्यादा एटीपी बनेगी। मेरी बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम यहां H प्लस बढ़ाएंगे, कैसे? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? क्लियरली डिफरेंस। किसकी डिफरेंस? डिफरेंस इन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। यस, कॉन्सेंट्रेशन में अंतर।
तो तीन तरीके से आप अंतर बढ़ा सकते हो। पहला, ध्यान सुनेंगे, पहला तरीका है बनाओ, H+ यहां बनाते रहो। तो बनाने वाला काम किसका है? पानी का। यह पहला तरीका है कि पानी तोड़ दो, प्रोटॉन बन जाए और ऑक्सीजन बन जाए। बैलेंस कर लेना, मैं नहीं करूंगा। तो प्रोटॉन बना दिया। तो सबसे पहला तरीका है जो जो हम लोग बात करते हैं वो है कि फोटोलिसिस जो हुई, फोटोलिसिस क्या बनाती है? प्रोड्यूस प्रोटॉन। किधर बनाती है? ल्यूमन की साइड। ल्यूमन की साइड कौन बना रहा है? बाई PS2। तो देखो मेरी बात समझो ध्यान से, इधर मेरी बात समझे ध्यान से। मान लो ये एरिया है, यहां H+ बनाना है। तीन तरीके हो सकते हैं। पहला, यहां H+ बना दो। दूसरा, बाहर घटा दो। तीसरा, यहां से यहां ले आओ। यहां बढ़ाने के तीन तरीके ही हो सकते हैं। पहला, यहां बना दो, बनाते रहो। दूसरा, वहां घटाते रहो। तीसरा, वहां से यहां लाओ। अब मैं जो पूछूंगा ध्यान से सुनना। वहां घटाने के कितने तरीके हुए? सिर्फ दो। वहां घटाने के सिर्फ दो तरीके हैं। एक वहां से यहां लाना और वहां खर्च करना। यहां बढ़ाने के भी दो तरीके हैं, बनाना और वहां से यहां लाना। सही है, लेकिन अंतर बढ़ाने के तीन तरीके हैं। यहां बनाना, वहां घटाना और वहां से यहां लाना। किसको किसको मेरी बात नहीं समझ में आई? नहीं आई? आ गई? दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन क्या पूछूंगा, सुनो ध्यान से। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, देखो हम यहां पर लिख रहे हैं डिफरेंस। रुक जा बच्चे, बता रहा हूं। डिफरेंस बनाने के तीन तरीके हैं। पहला, आप ये जो पानी तोड़ने वाला एंजाइम है इस साइड है। दूसरा तरीका यह है कि H+ घटा दो। H+ घटाने के लिए FNR, जो NADP से NADPH बनाता है, क्या नाम है उसका? FNR। तो FNR स्ट्रोमल साइड है। FNR कहां है? स्ट्रोमल साइड है। स्ट्रोमल साइड ऑफ क्या? PS1। वो क्या करेगा? वो सिंथेसाइज करेगा क्या बेटा? सिंथेसाइज NADPH, जो क्या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज प्रोटॉन। कहां पर? फ्रॉम स्ट्रोमा। यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है किसी को? बताओ। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है भाई। प्रोटॉन यहां घट गया, यहां प्रोटॉन घट गया, यहां प्रोटॉन बन गया। पर अभी भी ध्यान सुनेंगे, अभी भी मैंने वो वाली बात नहीं करी जो हम यहां कर रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे थे, याद है किसी को? फियोफाइटिन, प्लास्टोकिनोन, साइटोक्रोम B6F। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ध्यान से समझे बेटा, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा से, उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से हमने प्रोटॉन को यहां ले आया। और जब यहां प्रोटॉन आते रहेंगे तो उससे हम क्या करते रहेंगे? ATP बना देंगे। यस। अब यहां पर तीसरा तरीका क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव किया किसके बीच में? फ्रॉम PS2 टू PS1। किसके थ्रू? ETC। तो उससे क्या होगा? प्रोटॉन पंप हो जाएगा। पंप होगा कहां से? फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन। यहां तक किसी को डाउट है? अब मैंने जो बातें बोली थी सुनना। मैं यदि कहता हूं कि प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के कितने तरीके हैं? पहला, पानी तोड़ना ल्यूमन की साइड। दूसरा, FNR की वजह से H+ हटाना, H+ घटाना। तीसरा, यहां से प्रोटॉन को अंदर लाना जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे। ये तीन तरीके। अगर मैं आपको सवाल देता हूं कि इसके अंदर pH लो करने के कितने तरीके हैं? दो। इसके अंदर pH लो, पानी तोड़ना और इसको अंदर लाना। इसके अंदर pH हाई करने के दो तरीके हैं, प्रोटॉन खर्च करना और वहां से प्रोटॉन हटा देना। नहीं समझ में आई? दोबारा बताऊं, सुनो मैंने क्या पढ़ाया। मैंने कहा अंतर बनाने के तीन तरीके हैं। वही आपसे पूछेगा, उतना डीप उसको भी नहीं आता, वो नहीं पूछेगा।
ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत डीप बातें हैं। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं आपको, ध्यान सुनो बच्चे, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं, तीन तरीके हैं ग्रेडियंट बनाने के। पहला, पानी तोड़ देंगे, दूसरा यहां से घटा दो, और तीसरा बाहर से अंदर ले आओ। ठीक है, मैंने बोला कि अगर मुझे अंदर प्रोटॉन बढ़ाना है, उससे इसका तो कुछ लेना देना नहीं होगा ना, उसके घटाने से तो लेना देना है नहीं। मतलब भाई वो घट रहा है क्योंकि वो रिएक्शन चल रहा है। भाई अगर आप प्रोटॉन अंदर लाओगे और प्रोटॉन बनाओगे तभी तो लो पीएच और जाएगी। समझ आ रहा? अच्छा, इसमें जो आपके काम की चीज है वो और ऐड कर देते हैं। ये हो रहा है ग्रेनल पे, ये सब किस पे चल रहा है? ग्रेनल पे। अब मुझे अगर आपसे कह रहा हूं मैं कि बात करते हैं स्ट्रोमल लैमिली की, तो मुझे ये बता दो, क्या स्ट्रोमल लैमिली में ये वाला होता है? नहीं। ये होता है? नहीं। सिर्फ ये होगा? समझ में आ रहा है? स्ट्रोमल लैमिली में भी एटीपी बन रहा है। याद है किसी को? साइक्लिक वाले में, साइक्लिक में एटीपी बन रहा है। तो स्ट्रोमल लैमिली में साइक्लिक हो रही है, तो साइक्लिक में H प्लस का ग्रेडियंट कैसे आएगा? ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यदि मैं आपसे कहूं कि स्ट्रोमल लैमिली पर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से एटीपी बनाने के लिए H प्लस ग्रेडियंट का जो तरीका है वो सिर्फ ये है। सही है? ग्रेनल थाइलाक्वाइड पर H प्लस ग्रेडियंट बनाने के तीन तरीके हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, पूछो, किसी को भी पूछना, यहां पे पूछ लो, पूछ लो। वो छोड़ दो कि कैसे दो तरीके, वो छोड़ दो, वो नहीं आएगा। ये आ गया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब आगे की कहानी तो सुन लो। ये तो इसने एनसीईआरटी ने सही पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ यहां है, उसने कहा ये थाइलाक्वाइड की मेम्ब्रेन है। ठीक है? यस। यहां उसने कहा कि ये PS2 है, यहां उसने कहा जी ये PS1 है। ठीक है? उसने कहा, ध्यान से कहानी सुनना पूरी उसकी, उसने कहा कि ये फियोफाइटिन है यहां। ठीक? तो फियोफाइटिन किसका प्राइमरी रिसेप्टर है? PS2 का। तो ये PS2 है, इसका उसने फियोफाइटिन नाम बता दिया। मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सुन लो ध्यान से। ये फियोफाइटिन है, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये तीसरा पॉइंट। ये एनसीईआरटी ने इसको थोड़ा खतरनाक शब्दों में लिखा है, सुनो देखो क्या लिखा है। एनसीईआरटी ने कहा कि फियोफाइटिन जो है वो बाहर की तरफ था। बाहर की तरफ मतलब, यदि आप ध्यान से देख सके, ये लिपिड की बाइलेयर है, मैंने बताया था इस तरीके से। तो लिपिड की बाइलेयर का एक बाहर का सरफेस होता है, एक अंदर का होता है। फियोफाइटिन बाहर की तरफ है, दिख रहा है सबको? ठीक है। यहां पर इसका दोस्त प्लास्टोक्विनोन है। ठीक? क्या है? प्लास्टोक्विनोन। इसने प्लास्टोक्विनोन को दे दिया इलेक्ट्रॉन। प्लास्टोक्विनोन ने कहा कि ठीक है तूने इलेक्ट्रॉन तो दे दिया, पर मैं क्या करूंगा, तुझसे दो इलेक्ट्रॉन लूंगा और यहां से उठाऊंगा दो प्रोटॉन स्ट्रोमा से। ठीक है? और जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं PqH2 हो जाऊंगा। यदि मैं दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन उठाऊंगा तो ये हो गया। तो PqH2 इज विच फॉर्म? रिड्यूस फॉर्म। यस, रिड्यूस है ना? ठीक है। अब इसने कहा कि काम करता हूं, अब मैं अंदर चलूंगा। वो अंदर आ गया। अंदर आने के बाद उसने कहा कि ठीक है, यहां पे मेरा दोस्त है अंदर। ठीक है? उसका नाम है साइटोक्रोम B6F, जो अंदर की साइड है। उसने कहा मैं इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, पर ये PqH2 है ना, तो जब PqH2 दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो वो वापसी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? PQ में। जब ये वापसी PQ में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब ये दो प्रोटॉन भी तो छूटने चाहिए। भाई ये PqH2 है, तो PqH2 के दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, तो जो दो प्रोटॉन ये लाया था यहां अंदर छोड़ दिया, तो ये जो प्रोटॉन यहां चला था यहां से यहां आ गया। ये चीज समझ आ रही है? अब ये अपना वापसी चला गया। तो एनसीईआरटी इस बात को कैसे लिखती है वो देखेंगे। अब उसके बाद अंदर की तरफ एक और दोस्त, क्या नाम है? प्लास्टोसाइनिन। यस, है ना? और इस प्लास्टोसाइनिन ने इसको दे दिया।
एनसीईआरटी क्या बोलती है सुनो, एनसीईआरटी कहती है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ पीएस2 विच इज दिस गिव इट्स इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनेंगे, गिव इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ हाइड्रोजन कैरियर। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इलेक्ट्रॉन कैरियर वो होते हैं जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, लेकिन ऐसे चीजें जो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी ले जाए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कौन ले जा रहा है, ये, और बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। तो मेरे पास जो फियोफाइटिन है, फियोफाइटिन है, साइटोक्रोम B6F है, प्लास्टोसाइनिन है, दे आर इलेक्ट्रॉन कैरियर, यस। और PQ की खास बात क्या है, हाइड्रोजन कैरियर। तो हाइड्रोजन कैरियर इज बेसिकली नथिंग बट हाइड्रोजन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कैरियर, तभी तो हाइड्रोजन बनेगा। तो एनसीईआरटी ने क्लियरली एक लाइन लिखी है, एनसीईआरटी ने कहा है कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PS2 ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टोक्विनोन which is not an electron carrier but a hydrogen carrier which remove proton from stroma and उसको रिलीज करेगा कहां पर, ल्यूमन में। कब, while transporting electron, जब ये मूव कर रहा था तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ला रहा था। तो while transporting electron इसने प्रोटॉन अंदर छोड़ दिया और अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इस इलेक्ट्रॉन कैरियर को जो अंदर की साइड था। अगर आप ध्यान से देखें, साइटोक्रोम B6F जैसे फियोफाइटिन जो है, फियोफाइटिन आउटर साइड में है, किधर है, टुवर्ड्स स्ट्रोमा, टुवर्ड्स स्ट्रोमल साइड। और साइटोक्रोम B6F किधर है, B6F किधर है, ल्यूमन की साइड। एनसीईआरटी में से तीसरा पॉइंट पढ़ो पहले, इसका 3 पॉइंट लिखे हैं, उसमें से तीसरा पॉइंट पढ़ो। 3 पॉइंट मतलब पॉइंट वाइज लिखे हैं 3, पढ़ो तीसरा पॉइंट। ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं, ए बी दिखा बेटा, तीसरा है सेकंड है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ सेकंड बी पॉइंट है, बी पॉइंट पढ़ो, बी पॉइंट पढ़ेंगे सारे। एनसीईआरटी एक के पास भी नहीं है, भगवान, एक के पास भी एनसीईआरटी नहीं है आपके, मांगो उधर से मांगो, जल्दी ले बेटा, एनसीईआरटी नहीं लाते हो। लिखा है, सेम बात लिखी है, ध्यान से पढ़ो। हाँ हमें यही बोल रहा था, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है इसने, एनसीईआरटी ने क्लियर बोला है। देखो हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर से काम नहीं चलेगा। यदि इलेक्ट्रॉन कैरियर के बीच में कोई हाइड्रोजन कैरियर नहीं होगा तो प्रोटॉन कहीं इकट्ठा नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के बीच में कहीं हाइड्रोजन कैरियर लगे होने चाहिए। सेम चीज रेस्पिरेशन में भी है, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के बीच में क्या लगे होने चाहिए, हाइड्रोजन कैरियर, और वो प्रोटॉन को अंदर फेंक देगा, किसकी एनर्जी यूज करके, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर 2 प्रकार के होते हैं, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और एक जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरियर है मिलाकर, समझ में आ रहा है। तो उन हाइड्रोजन कैरियर की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसके बिना फिर प्रोटॉन मूव नहीं करेगा। तो जो हम प्रोटॉन पंप की बात कर रहे हैं ना, वो प्रोटॉन पंप सिर्फ हाइड्रोजन कैरियर ही कर सकता है। किसको, अरे भाई ये मूव कर रहा है, मूव करने की एनर्जी की नहीं, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन कॉसी फ्लूइड है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होगा ये, तो मूव कर सकता है, ठीक है, इतना कर सकते हैं। कोई डाउट पूछना चाहो पढ़ो, सी बी पॉइंट है भाई, पढ़ लो, बहुत डीप लिखा है। नॉट टू मतलब वो कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर को ना देकर वो हाइड्रोजन कैरियर, ये कहना चाह रहा है वो। हाँ पर हम उसको इलेक्ट्रॉन कैरियर ना नाम रखकर हाइड्रोजन कैरियर ओनली लिखना चाहिए, लिखना चाहिए, पर उसने उसने उसको मान लिया वो हाइड्रोजन कैरियर। पर हाइड्रोजन कैरियर इलेक्ट्रॉन तो कैरी कर ही रहा है ना, आगे कह रहा है कि वाइल रिमूविंग इलेक्ट्रॉन उसने प्रोटॉन मूव कर दिया। ये बात समझ में आ गई है, बस ठीक है। हाँ प्लास्टोक्विनोन को हम बोलेंगे हाइड्रोजन कैरियर, एक्सेप्टर बोलने का मतलब उसने रख लिया अपने पास, है ना, इसने क्या लिया है,
प्रोटॉन लिया है और साथ में इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया ये PqH2। ऐसे ही मैं उसमें पढ़ाऊंगा आपको रेस्पिरेशन। इधर सुन भाई, अगर मैं रेस्पिरेशन में UQ से UqH2 लिख दूं, बात समझ में आ रही है आपको? सही है। तो UQ इज यूबिक्विनोन, UqH2 इज हाइड्रोजन कैरियर। ठीक है, और सुनो, और कहानी सुनो, उसने एनसीईआरटी ने और क्या किया। देखो, कितने बच्चों को पता है ये कीटोन है और ये अल्कोहल है? ठीक है, उसने इसका नाम रखा यूबिक्विनोन, कीटोन, इसका नाम रखा यूबिक्विनोल। तो ये रिडक्शन है ना? रेस्पिरेशन में जाके चेक करोगे आपको दिखेगा ये प्रॉपर। हाँ, क्या चीज बेटा, किसमें बीच में दिखाया है, क्या दिखाया है? तुझे क्या समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई? उसने सर्कल घुमाया है ये वाला, ठीक है, ये अंदर नहीं होगा मेरी बात, मैं बीच में छोड़ दूं। अरे बेटा तू समझ क्यों नहीं रही है? मैं अगर इसको अंदर नहीं रखूंगा तो ये अंदर प्रोटॉन रिलीज नहीं होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन कैरियर अंदर होना चाहिए ना, लिखे में वही लिखा हुआ है। हाफियोफाइटिन दिखाया नहीं है उसने, पर उसने लिखे में क्या लिखा है? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ PH2 की बात करिए। हाँ बेटा, प्लास्टोक्विनोन, हाँ अंदर की तरफ है। हाँ हाँ, अरे भाई उसने रिलीज किया इसलिए ज्यादा है। मेरी बात सुन, तू जो बात कह रहा है, तू ये कह रहा है कि अंदर तो ऑलरेडी प्रोटॉन ज्यादा है तो इससे निकालना मुश्किल होगा, ये बोल रहा है? हाँ, H+ यहां रिलीज नहीं होगा। सिंपल सी बात है, प्लास्टोक्विनोन को सिर्फ इसको इलेक्ट्रॉन देना है। जब मैं किसी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो प्रोटॉन फ्री हो जाएगा, वो प्रोटॉन यहां रिलीज है। इतना याद कर बस, ठीक है, बस इतना ध्यान रख, और कुछ? यही वो प्रोटॉन पंप है बस। क्यों? बात पंप की नहीं है, यहां पंप तो एक प्रॉपर प्रोटीन होती है जो पंप करती है एटीपी खर्च करके। यहां प्रोटोन पंप एक शब्द है किसके लिए? प्लास्टोक्विनोन के लिए, जो प्रोटोन को वहां से हाई कंसंट्रेशन से लो पर लेके आ रहा है। पंप वर्ड कोई स्ट्रक्चरल वर्ड नहीं है, पंप होता है फंक्शनल वर्ड। मतलब कोई चीज अगर लो से हाई पर ले जाए उसको क्या बोलते हैं? पंप बोलते हैं। यस, हाँ, तुम्हारे घर में जो मोटर है पानी ऊपर चढ़ाती है ना, इट इज अ काइंड ऑफ पंप। समझ में आ रहा है? हाँ, अरे पढ़ लो, हो गया। वहां यूबिक्विनोन दिखेगा तुम्हें, UQ। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है, जल्दी करो, लिखो। बस नलायकों, बस भाई कितनी बात कर रहे हो तुम लोग? तुमसे नहीं पूछेगा इतना डीप जाके वो चीजें, बस जो एनसीईआरटी की लाइन है वो समझ आनी चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन कैरियर कौन है। क्यूनॉन बेटा यहां उसने लिखा नहीं है, पर रेस्पिरेशन में लिख दिया है उसने। एक्चुअल में क्यूनॉन क्या होता है? क्यूनॉन है इलेक्ट्रॉन कैरियर, वर्ड का नाम वर्ड है क्यूनॉन, क्योंकि प्लास्टिड में मिल रहा है इसलिए प्लास्टोक्यूनॉन है। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में उसने माइटोकॉन्ड्रिया क्यूनॉन नहीं लिखना, उसने बोला है कि क्यूनॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है क्योंकि क्यूनॉन की क्वालिटी है हाइड्रोजन मूव करना, तो बहुत सारी जगह चाहिए वो, कुछ बैक्टीरियाज में भी है, तो उसका रियल नाम है सिर्फ क्यूनॉन। सब जगह मिलता है तो यूबी क्यूनॉन, यूबिक्यूटस एक वर्ड होता है, यूबिक्यूटस सब जगह मिलने वाला, जैसे कॉस्मोपॉलिटन होता है ना, तो क्यूनॉन एक ऐसा हाइड्रोजन कैरियर है जो बहुत सिस्टम्स में मिलता है, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया है? यूबी क्यूनॉन।
ठीक है, यहां उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, प्लास्टोक्विनोन, बस। ठीक है, ठीक है। तुम्हारी क्लास कितने बजे तक होती है, 9, 9:15 तक, 9:30 तक है, 9:30 तक। अच्छा, टाइम से तो आए नहीं तुम लोग फिर। ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं, अभी छोड़ देते हैं, इसके बाद कर लेना। नहीं नहीं, ये चैप्टर लाइट रेटिंग का सारा कुछ खत्म हो गया। तुम्हें समझ में आ गया, कैमियो ऑस्मोटिक इसका सबसे मुश्किल टॉपिक है।